चैप्टर 6 आपका कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर की जितनी भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो आपकी नोटबुक में होने चाहिए। ठीक है बेटा। नेक्स्ट चैप्टर है आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और ये चैप्टर 7 है। ठीक है। चैप्टर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है बेटा। एक्चुअल में हम लोग 9th में जो आपने पढ़ा था, 9th में छोटा सा पार्ट पढ़ा था इसका नर्वस टिश्यू। आपने 9th में इसका छोटा सा पार्ट पढ़ा नर्वस टिश्यू। ठीक है। यहाँ पर आप थोड़ा डिटेल में पढ़ोगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नर्वस कंट्रोल भी और केमिकल कंट्रोल भी। और अगर 11th में बायोलॉजी लोगे तो 11th में और ज्यादा डिटेल में है इससे भी। ठीक है बेटा। तो एक्चुअल में हम लोग क्या पढ़ेंगे इसमें, प्लांट में और एनिमल्स में जो उनकी मूवमेंट है, उनके फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं, ठीक है, एक्टिविटीज हैं, हाउ दे कंट्रोल्ड एंड टेक प्लेस इन अ रेगुलेटेड मैनर। समझ आया। तो सबसे पहले आपको डेफिनेशन लिखनी है कंट्रोल की। ठीक है बेटा। तो एनिमल्स में हमारे अंदर हम इसमें पढ़ेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, इसके अलावा न्यूरॉन की स्ट्रक्चर और हॉर्मोन्स एंड देयर फंक्शंस। एनिमल बॉडी में, हमारे अंदर ह्यूमन बॉडी में कितने हार्मोन रिलीज होते हैं, उनका क्या क्या फंक्शन होता है। प्लांट में हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप की मूवमेंट एंड हाउ दे कंट्रोल्ड, और प्लांट हार्मोन भी पढ़ेंगे। समझ आया। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज कंट्रोल। किसको बोलते हैं आप कंट्रोल। फॉर एग्जाम्पल कोई प्लेयर है, ठीक है, जिम्नास्टिक करते हैं ना जो, या कोई भी अदर प्लेयर, तो उसका अपनी बॉडी पर कंट्रोल होता है। अपनी बॉडी पर क्या होता है, कंट्रोल। समझ आया। बैलेंस। तो एक्चुअल में कंट्रोल क्या होता है, कंट्रोल इज द पावर ऑफ रिस्ट्रेन एंड रेगुलेशन बाय विच अ प्रोसेस कैन बी स्टार्टेड, स्लो डाउन और स्टॉप। मतलब कंट्रोल इज द पावर बाय विच वी कैन स्टार्ट अ फंक्शन और एक्शन और स्टार्ट, स्टॉप एंड रेगुलेट एनी एक्शन ऑफ अवर बॉडी। उसको क्या बोलते हैं, कंट्रोल। समझ आया। तो इसका डेफिनेशन लिखेंगे, इट इज द पावर of regulation of regulation by which a process can be started, slow down, या हम लिख सकते हैं उसकी जो स्पीड होती है, ठीक है, उसको कंट्रोल करना, स्लो डाउन और स्टॉप्ड। समझ आया। इसको हम बोलेंगे कंट्रोल। जैसे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिखी, तो डेफिनेशन में मैंने क्या किया, मैंने मार्कर लिया हुआ है, तो मार्कर को पकड़ने का भी एक कंट्रोल है मेरे हैंड में। ठीक है बेटा। तो कंट्रोल क्या है, पावर ऑफ रेगुलेशन बाय विच प्रोसेस कैन बी स्टार्टेड। तो मैंने राइटिंग का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट किया, स्लो भी कर सकता हूँ, फास्ट भी कर सकता हूँ, उसको स्टॉप भी कर दिया। तो इस पूरे मैकेनिज्म को क्या बोल रहे हैं, कंट्रोल।
अगर मेरा कंट्रोल नहीं है मेरी बॉडी पर तो मैं कोई भी फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा। समझ आ रहा है आपको? किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का अगर कंट्रोल नहीं है उसकी बॉडी पर, उसके ऑर्गन्स पर, तो वो फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर पाता। समझ आया? तो कंट्रोल से क्या करते हैं, कोई भी फंक्शन है वो स्टार्ट किया जा सकता है, उसकी स्पीड को कंट्रोल किया जा सकता है और इसको स्टॉप कर सकते हैं। रिप्लाई करिए। अच्छा, मैत्री बोल रही है, विल यू प्लीज रिपीट डायलिसिस। डायलिसिस में क्या करते हैं, जिनकी दोनों किडनी फेल हो जाती हैं, ठीक है बेटा, डैमेज हो जाती हैं या एब्सेंट होती है बॉडी में, तो उनके ब्लड को बॉडी से बाहर निकाल के, ठीक है, फिल्टर किया जाता है। क्या किया जाएगा? फिल्टर किया जाएगा। तो उसके लिए एक आर्टिफिशियल क्या होता है, फिल्ट्रेशन यूनिट, जिसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल किडनी, ठीक है। तो उसमें जो इम्प्योर ब्लड आता है वेस्ट के साथ में, तो उसको फिल्टर किया जाएगा, वेस्ट को अलग कर देते हैं, ठीक है, और जो फ्रेश सीरम होता है या कंपोनेंट होते हैं ब्लड के, वो ऐड करके ब्लड को वापस बॉडी के अंदर ट्रांसफर किया जाता है। समझ आया? आर्टिफिशियल किडनी में रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता है, इसीलिए जो बेनिफिशियल सब्सटेंसेस हैं वो बाहर से ऐड किए जाएंगे। क्लियर? इस प्रोसेस को बोलते हैं डायलिसिस। किसका डाउट था? मैत्री का। ओके, बाकी जो कंट्रोल की डेफिनेशन बताई वो आपको समझ में आई। नेक्स्ट डेफिनेशन है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन, को का मतलब क्या होता है? टुगेदर। को का मतलब क्या होता है बेटा? टुगेदर। So coordination is orderly working of different but interrelated parts to perform a common function। हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट, 2 और मोर डिफरेंट पार्ट कंबाइंडली एक रेगुलेटेड मैनर में, ठीक है बेटा, एक सीक्वेंस में वर्क करते हैं टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन। समझ आया? जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, ठीक है, तो बोलने में मेरी बॉडी के बहुत सारे पार्ट इन्वॉल्व हो रहे हैं। टंग इन्वॉल्व हो रही है, ठीक है बेटा, लिप्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, फेस की मसल्स इन्वॉल्व होती हैं, और जो हमारा लैरिंक्स होता है, वॉइस बॉक्स, ये इन्वॉल्व होता है। एक सिस्टमैटिक पैटर्न में ये फंक्शन करते हैं, काम करते हैं, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। ठीक है? जैसे मूवमेंट, तो मूवमेंट में क्या होता है, मूवमेंट में हमारी जो लेग्स हैं, उसकी जो मसल्स हैं, वो एक सिस्टमैटिक मैनर में एक दूसरे के साथ में क्या करती हैं, कोऑर्डिनेटेड मैनर में वर्क करती हैं, तभी कोई फंक्शन परफॉर्म होता है। समझ आया? रिप्लाई करते रहिए। रिप्लाई करते रहिए। माइक ऑन करके रिप्लाई कीजिए। ओके, मैं ब्लैक मार्कर से लिखता हूं। So it is orderly working of different but interrelated body parts, interrelated body parts to perform one or more activities, to perform one or more functions। ठीक है, फंक्शंस लिख रहा हूं मैं। समझ आया आपको? ये डेफिनेशन लिखिए।
यह समझ में आया सबको? आप माइक ऑन करके रिप्लाई कीजिए, जब तक रिप्लाई नहीं करोगे तब तक मुझे नहीं पता रहेगा आपको समझ आया या नहीं आया, और बार बार चैट बॉक्स देखने आऊंगा तो टाइम वेस्ट होगा। सर प्लीज रिपीट। कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन लिख रही है, इट इज ऑर्डरली वर्किंग ऑफ डिफरेंट बट इंटर रिलेटेड बॉडी पार्ट टू परफॉर्म वन और मोर फंक्शन। ठीक है बेटा, हमारे जो बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं, ठीक है, दो या दो से ज्यादा, वो जब कंबाइंडली किसी भी पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन। इसका सिंपल सा एग्जांपल है वॉकिंग। ठीक है, तो वॉकिंग में क्या होता है, हमारी वन लेग, ठीक है, दूसरी लेग के बाद आती है, और जब वॉकिंग करते हैं तो मसल क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, रिलैक्स होती है। समझ में आ रहा है? मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगी, रिलैक्स होंगी, इसके अलावा हमारे जो जॉइंट्स हैं वो वर्क कर रहे हैं। समझ आ रहा है? तो दो से ज्यादा बॉडी के जो पार्ट्स हैं, ठीक है, वो कंबाइंड होके एक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं जिसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। तो हमारे जितने भी बॉडी के फंक्शन होते हैं वो एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में होते हैं। जैसे सिंपली डाइजेशन आपने पढ़ा है, डाइजेशन, तो डाइजेशन में क्या होता है, हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में। माउथ है, और माउथ में भी क्या है, टीथ है, टंग है, सलाइवा है, वो फूड को मिक्स करती है, डाइजेशन होता है, फिर फूड स्वलो होता है। तो बहुत सारे ऑर्गन एक मेजर फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे न्यूट्रिशन या डाइजेशन। इसको बोलेंगे हम लोग कोऑर्डिनेशन। समझ आया? रिप्लाई कीजिए। ओके। अब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में टू टाइप ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन फाउंड होता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। ठीक है, फर्स्ट आता है नर्वस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, सेकेंड आता है केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। नर्वस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। जो न्यूरॉन से, नर्वस टिश्यू से गवर्न होता है उसको बोलते हैं नर्वस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। जो केमिकल मॉलिक्यूल से, हार्मोन से गवर्न होता है उसको बोलेंगे केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। रिप्लाई कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे आप, एनिमल्स। जो एनिमल्स होते हैं, मतलब हम भी, तो एनिमल्स में दोनों टाइप का कंट्रोल कोऑर्डिनेशन मिलता है। एनिमल्स हैव बोथ टाइप्स ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। समझ आया? शॉर्ट में लिख रहा हूं कोऑर्डिनेशन। बट plants do not have nervous control and coordination. They have only chemical control and coordination. समझ आया आपको? प्लांट में सिर्फ केमिकल कंट्रोल होता है, मतलब हार्मोन होते हैं। ना तो प्लांट में ब्रेन होता है, ना स्पाइनल कॉर्ड होती है, ना ही न्यूरॉन प्रेजेंट होती है। समझ आ रहा है आपको? प्लांट में न्यूरॉन या नर्व सेल एब्सेंट होती है। इसीलिए 9th क्लास में हमने प्लांट टिश्यू में ऐसा कुछ नहीं पढ़ा, एनिमल टिश्यू में पढ़ा हमने न्यूरॉन। बोलो क्लियर? क्लियर सर। ओके। अब कुछ और डेफिनेशन आपको लिखवानी है। एक तो होता है स्टिमुली या स्टिमुलस। ठीक है बेटा, स्टिमुली और स्टिमुलस। स्टिमुली या स्टिमुलस क्या होता है? जैसे
कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसका जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, तो उसमें अगर कोई भी चेंज हो रहा है, जिस चेंज का रेस्पॉन्ड या रिस्पॉन्स वो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है, उस चेंज को क्या बोलते हैं? स्टिमुलस बोलते हैं। चेंज को क्या बोलते हैं? स्टिमुलस। फॉर एग्जाम्पल, हमने कोई भी फूड आइटम, ठीक है, वो अपनी टंग पर प्लेस किया तो हमें क्या फील होगा? टेस्ट। क्या फील होगा? टेस्ट। तो वो फूड आइटम क्या हुआ हमारे लिए? स्टिमुलस। हम किसी वार्म ऑब्जेक्ट को टच कर रहे हैं, आया समझ में? तो हमारे जो स्किन है वो उसको सेंस करती है, तो एक्सटर्नल जो वार्म ऑब्जेक्ट है वो क्या हुआ हमारे लिए? स्टिमुलस। क्लियर है? मेरी आवाज आपके लिए क्या है? स्टिमुलस। क्योंकि आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंज हो रहा है ना। जब मैं बोल रहा हूं तभी तो आपको सुनाई दे रहा है, अगर नहीं बोलूंगा तो कैसे सुनाई देगा? समझ आया? यस। रिप्लाई करिए। तो नेक्स्ट डेफिनेशन लिखेंगे आप स्टिमुलस की, हेडिंग लिखिए। स्टिमुलस लिखिए, द चेंज इन द एनवायरमेंट टू विच द चेंज इन द एनवायरमेंट to which the organism respond and react. Respond and react. Respond and react are called स्टिमुली और स्टिमुलस। इसका बेसिक मीनिंग पे जाना है आपको। स्टिमुलस या स्टिमुली का मतलब क्या होता है? स्टिमुलेट करना, ठीक है? क्या करना? स्टिमुलेट। और स्टिमुलेशन क्या होता है? एक्टिवेट करना कुछ भी, उसको बोलते हैं स्टिमुलेट। समझ आया? यस। जैसे एक्सटर्नल टेम्परेचर की बात करें, आप एसी में बैठ जाओ अभी, ठीक है? एसी वाले रूम में अगर आप जाते हो और एसी का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा ज्यादा लो होता है, ठीक है बेटा? तो आपको क्या फील होने लगेगा? कूल फील होने लगेगा, ठंडा फील होने लगेगा। समझ आया? तो वो एसी का जो कूलनेस है वो क्या है? स्टिमुलस। और हमारी बॉडी क्या करती है? उसके अगेंस्ट रेस्पॉन्ड करती है, तो हम शिवरिंग करने लगेंगे। समझ आ रहा है? रिप्लाई करिए। तो ऑर्गेनिज्म स्टिमुलस का क्या प्रोड्यूस करता है? रेस्पॉन्ड या रेस्पॉन्स। अब ये जो स्टिमुलस होता है वो फिजिकल भी हो सकता है, बायोलॉजिकल भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है, ठीक है? इट में भी आप लिख सकते हो, इट में भी फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। बोलो, समझ आया? दिख रहा है? रिप्लाई नहीं करते आप लोग। ये चैट बॉक्स में यस सर लिखने से कुछ नहीं होगा, मुझे आप माइक ऑन करके बोलिए। इसमें भी फिजिकल, जैसे किसी को टच किया तो वो क्या हुआ? किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट को हमने टच किया तो हॉट ऑब्जेक्ट क्या? फिजिकल स्टिमुलस। जो फिजिकल फैक्टर होते हैं जैसे सनलाइट, टेम्परेचर, वाटर,
ठीक है बेटा, ये क्या है? फिजिकल स्टिमुलस। केमिकल में क्या आते हैं? जब आप कुछ टेस्ट कर रहे हो तो वो केमिकल स्टिमुलस है, ठीक है। हमारी बॉडी पर जैसे सैनिटाइजर का क्या इफेक्ट हो रहा है या कोई अदर केमिकल, उसके लिए अगर हम रेस्पॉन्ड कर रहे हैं तो वो केमिकल स्टिमुलस हुआ। बायोलॉजिकल जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, जैसे मेरी आवाज आपके लिए क्या है? बायोलॉजिकल स्टिमुलस। जैसे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, इंसेक्ट, पैथोजन, तो हमारी बॉडी से इंटरेक्ट करते हैं तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट क्या रिस्पॉन्ड क्रिएट करती है। तो उस केस में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या हुए? बायोलॉजिकल स्टिमुलस। रिप्लाई कीजिए। Yes, sir. एनी डाउट? ओके। अब जो ऑर्गेनिज्म होता है वो जो स्टिमुलस है उसका पर्टिकुलर रिस्पॉन्स देता है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी पर्टिकुलर स्टिमुलस का क्या देता है बेटा? रिस्पॉन्स। अब रिस्पॉन्स मेनली मूवमेंट की फॉर्म में होता है। जो रिस्पॉन्स होता है वो मेनली क्या होता है? मूवमेंट की फॉर्म में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये कोई हॉट ऑब्जेक्ट है, मार्कर क्या है? हॉट ऑब्जेक्ट। तो एक्सीडेंटली आपका हाथ इससे टच हुआ, ठीक है, तो आपने क्या किया? ऐसे आप एकदम सडनली इसको क्या कर लेते हैं? दूर कर लेते हैं। या ठंडा है तो आप जानबूझ के इसको हाथ लगा रहे हैं तो कुछ टाइम के बाद में आपको हाथ हटाना ही पड़ेगा। तो ये क्या होगी? रिस्पॉन्स क्या होगा? मूवमेंट ऑफ हैंड। प्लांट भी रिस्पॉन्स कैसे करते हैं? मूवमेंट को शो करके। नॉट ऑल केस में मूवमेंट रिस्पॉन्स होती है, बट मोस्ट ऑफ द केस में मूवमेंट ही क्या होता है? रिस्पॉन्स। समझ आया? Yes, sir. So the response of organism to a stimulus is usually in the form of some movement of their body parts. तो बॉडी के पार्ट की मूवमेंट क्या होता है? रेस्पॉन्स होता है। अब दो टाइप के जो नर्वस कंट्रोल और केमिकल कंट्रोल है, ये एक दूसरे के साथ इंटीग्रेटेड मैनर में वर्क करते हैं। समझ में आया? तो आप यहां भी लिख सकते हैं दे वर्क, और अगर न्यू पॉइंट से लिख रहे हैं तो आपको इसका नाम लिखना पड़ेगा, नर्वस एंड केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वर्क with each other, they work with each other in a integrated manner। समझ आया? तो दोनों जब कंबाइनली फंक्शन करते हैं तो इंटीग्रेटेड मैनर में फंक्शन करते हैं। और अगर बात करें नर्वस कंट्रोल जो होता है वो फास्टर होता है। कैसा होता है? फास्टर। और केमिकल कंट्रोल इसके कंपैरिजन में स्लोअर होता है। केमिकल कैसा होता है? स्लोअर। और नर्वस कैसा होगा? फास्टर। एनी डाउट? रिप्लाई करिए। No, sir, no doubt. ओके। अब आपके No doubt. इस चैप्टर में दो टाइप में इसको डिवाइड करेंगे हम लोग। एक तो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स एंड कंट्रोल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। आप बोलिए कौन सा पहले पढ़ना है, एनिमल्स में या प्लांट्स में? Animals. एनिमल्स पढ़ना है पहले। उससे पहले हम लोग एनसीईआरटी देख लेते हैं। अरे ऐसे थोड़ी होगा कि कोई प्लांट बोलेगा कोई एनिमल बोलेगा। कुछ एनिमल्स का डिफरेंट होगा, प्लांट्स का डिफरेंट होगा। अब मैं वोटिंग नहीं कराऊंगा आपसे। चलो जो एनसीईआरटी में पहले होगा उसको पढ़ेंगे। एनसीईआरटी में जो पहले होगा उसको पढ़ेंगे। ओके? स्क्रीन शेयर आपके लिए बताएंगे। स्क्रीन शेयर रखे हुए
Yes, sir. चैप्टर 7 आपका स्टार्ट हो चुका है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है, कोई भी चैप्टर है उसको एनसीईआरटी से पढ़ना है पहले, उसके बाद डिटेल में जाना। तुमने सबसे अच्छा रीड कौन करता है एनसीईआरटी को, बुक को रीड कौन करता है सबसे अच्छा? बोलो, नहीं तो फिर मैं बताऊंगा आपको, नाम लूंगा आपका। ये निष्ठा पटेल सबसे ऊपर नाम निष्ठा का आ रहा है। निष्ठा, टर्न ऑन योर माइक। एम आई ऑडिबल? Yes, sir. ओके, तुम रीड करोगी स्टार्टिंग से। चलिए स्टार्ट करो। Chapter 7, Control and Coordination. In the previous chapter, we looked at life processes involved in the maintenance functions in the living organism. Then we had started with the notion we all have that if we see something moving, it is alive. Some of these movements are in fact the result of growth, as in plants. A seed germinates and grows, and we can see that the seeding moves over the course of few days. It pushes soil aside and comes out. But if its growth were to be stopped, these movements would not happen. Some movements, as in many animals and plants, are not connected with growth. A cat running, children playing on swings, buffaloes chewing cud, these are not movements caused by growth. ओके, स्टॉप। तो आपको क्या करना है, इस चैप्टर को पहले रिलेट करना है चैप्टर 6 से। तो स्टार्टिंग में हमने वही पढ़ा था कि जो लिविंग और नॉन लिविंग में क्या डिफरेंस होता है, कि जो मूविंग ऑर्गेनिज्म है उनको हम नॉर्मली लिविंग कंसिडर करते हैं, बट प्लांट मूवमेंट नहीं करते हैं। तो उसके लिए और बहुत सारे फीचर होते हैं, उनको लिविंग और नॉन लिविंग में कंसिडर करने के लिए, कैटेगराइज करने के लिए। ठीक है ना, कि जो उनकी एक्टिविटी है, ग्रोथ है, उसको देख के हम लोग उसको लिविंग या नॉन लिविंग बता सकते हैं। तो इसमें एग्जांपल दिया हुआ है आपको। तो एनिमल तो मूव करते हैं बट प्लांट मूव नहीं करते, ये तो आपको पता है। जैसे कोई सीड जर्मिनेट होता है, ठीक है, तो उसकी लेंथ इंक्रीज होती है, तो वो ग्रोथ है। तो ग्रोथ क्या है? मूवमेंट। तो मूवमेंट, अब मैंने क्या बताया आपको, जो ऑर्गेनिज्म है वो जनरली रिस्पॉन्स किसकी फॉर्म में करते हैं? ग्रोथ की फॉर्म में या फिर मूवमेंट की फॉर्म में। ठीक है, तो जब भी कोई सीड जर्मिनेट होता है तो वाटर को एब्जॉर्ब करके उसमें से सीडलिंग ग्रो करती है। सीडलिंग ग्रो करेगी और वो सॉइल को एक साइड में कर देता है। ठीक है ना, बट इफ इट्स ग्रोथ वर टू बी स्टॉप्ड, दिस मूवमेंट वुड नॉट हैपन। अगर इसकी ग्रोथ स्टॉप हो जाए तो जो मूवमेंट है सीडलिंग की, मूवमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में, स्टेम और लीफ की अपवर्ड डायरेक्शन में और रूट की डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये क्या हो जाएगी? स्टॉप। समझ में आया? सम मूवमेंट एज इन मैनी एनिमल्स एंड सम प्लांट्स आर नॉट कनेक्टेड विद ग्रोथ। तो नॉर्मली हम जो मूवमेंट है उसको ग्रोथ से कनेक्ट करते हैं। जैसे प्लांट की तो मोस्टली मूवमेंट कैसी होती है? ग्रोथ से कनेक्टेड, कि अगर अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो मूवमेंट हो रही है प्लांट की, उसके पार्ट की, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है रूट, तो भी मूवमेंट हो रही है। तो ये टाइप ऑफ मूवमेंट हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना, कि अगर टुवार्ड्स सन, लाइट की तरफ को ग्रो कर रहा है प्लांट तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक, के बाद में हम लोग स्टडी करेंगे। लेकिन बहुत सारी ऐसी मूवमेंट भी हैं जो ग्रोथ से रिलेटेड नहीं होती हैं, ग्रोथ से रिलेटेड नहीं होती हैं। जैसे प्लांट जब पर्टिकुलर केमिकल मॉलिक्यूल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं तो वो ग्रोथ की मूवमेंट नहीं है। एनिमल्स, हम लोग खेलते हैं, ठीक है, तो बहुत सारे गेम में पार्टिसिपेट करते हैं तो वो ग्रोथ से रिलेटेड मूवमेंट नहीं है। रनिंग कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, तो इसमें हमारी रनिंग करने से ग्रोथ थोड़ी बढ़ती है। समझ आ रहा है आपको? क्लियर? रिप्लाई करते रहिए, नहीं तो सेशन एक्सपायर हो जाएगा।
Yes, sir. तो सम मूवमेंट जो होती है वो ग्रोथ रिलेटेड होती है और सम ग्रोथ अनरिलेटेड या नॉट रिलेटेड विद ग्रोथ। तो आपको बस ये याद रखना है कि कौन सी मूवमेंट जो है वो ग्रोथ से रिलेटेड है और कौन सी ग्रोथ से रिलेटेड नहीं है, और आज हम लोग स्टडी करेंगे। चलो रीड करो। Why do we associate such visible movements with life? A possible answer is that we think of movement as a response to a change in the environment of the organism. The cat may be running because it has seen a mouse. Not only that, we also think of movement as an attempt by living organisms to use changes in their environment to their advantage. Plants grow out into the sunshine. Children try to get pleasure and fun out of swinging. Buffaloes chew cud to help break up tough food so as to be able to digest it better. When bright light is focused on our eyes or when we touch a hot object, we detect the change and respond to it with movement in order to protect ourselves. ओके। अब देखो बेटा, यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है कि ये जो मूवमेंट है, विजिबल मूवमेंट प्लांट की, एनिमल की, इसको हम लाइफ से क्यों रिलेटेड कर रहे हैं? क्योंकि ये लाइफ के प्रोसेस में आता है। ठीक है, आपने लाइफ प्रोसेस में ओनली न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन पढ़ा। तो ये सिर्फ ये ओनली ये 4 ही लाइफ प्रोसेस नहीं होते हैं। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन भी लाइफ प्रोसेस है, रिप्रोडक्शन भी लाइफ प्रोसेस है। ठीक है ना? तो और भी लाइफ प्रोसेस होते हैं। तो जो जैसे कि अभी हम कंट्रोल कोऑर्डिनेशन या मूवमेंट जो होती है उसको भी लाइफ प्रोसेस से रिलेट कर रहे हैं। समझ आया? तो जो विजिबल मूवमेंट है उसको लाइफ से क्यों हम रिलेट कर रहे हैं? क्योंकि जो स्टिमुलस होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो भी चेंज होता है, उसका मैंने डेफिनेशन आपको बताया क्या? स्टिमुलस। तो ऑर्गेनिज्म जब रेस्पॉन्ड करता है तो वो रेस्पॉन्स मेनली मूवमेंट की फॉर्म में होता है। क्या लिख रहा है? वी थिंक ऑफ मूवमेंट एज ए रेस्पॉन्स टू ए चेंज इन द एनवायरमेंट। समझ आया? जैसे कैट, अब फालतू में तो कोई रनिंग नहीं करता नहीं है, कैट रनिंग कर रही है तो माउस के पीछे रनिंग करेगी, तो माउस क्या है उसके लिए? स्टिमुलस। माउस क्या है? स्टिमुलस। समझ आया? Not only that, we also think of movement as an attempt by living organisms to use changes in their environment to their advantage. तो हम क्या बोल रहे हैं कि जो ऐसा नहीं है कि जो जितनी भी मूवमेंट है वो हमारे एडवांटेज के लिए है। एलिमेंट्स मतलब एनिमल्स की, प्लांट्स की जो मूवमेंट है वो उसके एडवांटेज के लिए। बहुत सारी मूवमेंट ऐसी भी होती है जो एडवांटेज के लिए ना हो। ठीक है ना? प्लांट्स ग्रो आउट इनटू द सनशाइन। तो सनशाइन क्या है प्लांट्स के लिए? स्टिमुलस। और स्टिमुलस से क्या कर रहे हैं प्लांट? रेस्पॉन्स दे रहे हैं। उसके प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस होता है प्लांट में, आप सबको पता है। और प्लांट फूड बनाएंगे तो सेल डिवीजन होगा तो प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ होती है। कुछ प्लांट सन के डायरेक्शन में ग्रो करते हैं, जैसे सनफ्लावर, तो वो भी रेस्पॉन्स है। चिल्ड्रन ट्राई टू गेट प्लेजर एंड फन आउट ऑफ स्विंगिंग। स्विंगिंग करते हैं जब बच्चों को तो उनको क्या मिलता है? फन और प्लेजर, एंजॉय करते हैं वो। बफेलो chew cud to help break up tough food so as to be able to digest it better. बफेलो क्या करती है बेटा? च्यूइंग करती है जिससे कि फूड इजीली या बेटर डाइजेस्ट हो जाए। When bright light is focused on our eyes, आपने देखा होगा जब हमारी आईज पर लाइट पड़ती है तो हमारी जो आईज है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाती हैं? क्लोज हो जाती है। समझ आया? हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो हमें क्या फील होता है? वार्म फील होता है। हम अपने हैंड को फास्टली रिमूव कर लेते हैं वहां से।
तो ये सब हमारे रेस्पॉन्स हैं किसी पर्टिकुलर स्टिमुलस के लिए। समझ आया? इनमें तो ग्रोथ नहीं हो रही है ना। तो नॉट ऑल मूवमेंट आर ग्रोथ रिलेटेड। एनी डाउट? आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं? No, sir. विच आर ऑफ दीज, मतलब जो ऑप्शन देंगे आर ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट या नॉट रिलेटेड विद ग्रोथ। समझ आया? Yes, sir. चलो, तो यस सर जो बोला है जिसमें वही आगे वाला पैराग्राफ पढ़ेगा। If we think a bit more about this, it becomes apparent that all this movement in response to environment is carefully controlled. Each kind of change in environment evokes an appropriate movement in response. When we want to talk to our friends in class, we whisper rather than shouting loudly. Clearly, the movement to be made depends on the event that is triggering it. Therefore, such controlled movement must be connected to recognition of various events in order in the environment, followed by only the correct movement and response. In other words, living organisms must use system providing control and coordination. In keeping with the general principles of body organization, in multicellular organisms, specialized tissues are used to provide this control and coordination activity. ओके ओके, चलिए। तो अब ये रिलेट कर रहे हैं एनसीईआरटी में, क्या रिलेट कर रहे हैं कि जो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन है, ग्रोथ है, जितनी भी मूवमेंट है, उनके लिए स्पेशल टिश्यू या ऑर्गन की रिक्वायरमेंट होती है। और फाइनली हम पढ़ेंगे कि नर्वस कंट्रोल की, केमिकल कंट्रोल की रिक्वायरमेंट होती है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, ठीक है ना। तो ये जो जितनी भी टाइप की मूवमेंट होती है, चाहे वो ग्रोथ से रिलेटेड हो या ग्रोथ से रिलेटेड ना हो, ठीक है, तो ये सब कैसी होती है बेटा? कंट्रोल्ड होती है, केयरफुली कंट्रोल होती हैं। जैसे अगर कैट रनिंग कर रही है माउस के पीछे और अगर उसकी बॉडी पर कंट्रोल नहीं है, ठीक है, तो माउस तो कभी इधर कभी उधर भागता है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपने टॉम एंड जेरी तो देखा ही होगा, सब लोगों ने देखा है टॉम एंड जेरी? Yes, sir, देखा है। तो फेवरेट होगा कुछ बच्चों का। तो वहां पर आपको देख रहा होगा कि कितना फास्टली रेस्पॉन्ड करता है कौन? टॉम जेरी के स्टिमुलस का। तो जेरी क्या है उसके लिए? स्टिमुलस। टॉम क्या कर रहा है? रेस्पॉन्स दे रहा है बाय मूविंग, ठीक है, रनिंग बिहाइंड जेरी। आया समझ में? तो इसमें कोई ग्रोथ रिलेटेड तो मूवमेंट नहीं है, बट उसकी जो मूवमेंट है टॉम की भी और जेरी की भी। यहाँ पर हम बात करेंगे टॉम की मूवमेंट की, रेस्पॉन्स की, ठीक है। तो वो कैसी है? कंट्रोल्ड मूवमेंट। नहीं तो बार बार फिसल के गिर जाएगा अगर हमारा बॉडी पर कंट्रोल नहीं। जैसे आप बैठे हो, ठीक है, मैं बैठा हूँ या हम लोग खड़े हैं या किसी गेम की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, हॉकी खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, तो हमारा बॉडी पर कंट्रोल रहता है कि स्पेसिफिक बॉडी की पोजीशन हम मेंटेन करते हैं। अगर वो कंट्रोल नहीं होगा तो हम किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। समझ आया? तो जितनी भी टाइप की मूवमेंट होती है, चाहे वो ग्रोथ से रिलेटेड हो या ना हो, तो उसमें एक कंट्रोल मैकेनिज्म की रिक्वायरमेंट होती है। एनी डाउट? ईच काइंड ऑफ ए चेंज इन द एनवायरमेंट इवोक एन एप्रोप्रिएट मूवमेंट इन रिस्पॉन्स। मतलब अगर कोई भी चेंज होता है एनवायरमेंट में, तो वो हमारी बॉडी के अंदर या प्लांट की बॉडी के अंदर एक पर्टिकुलर मूवमेंट को एज ए रिस्पॉन्स क्रिएट करता है या स्टार्ट कर देता है। व्हेन वी वांट टू टॉक टू आवर फ्रेंड्स इन क्लास, ठीक है। अब देखो, शाउटिंग से भी क्या होता है? वॉइस प्रोड्यूस होती है, लेकिन विस्पर से भी वॉइस प्रोड्यूस होती है। समझ आ रहा है ना? तो विस्परिंग करते हैं सब बच्चे। क्लियरली द मूवमेंट टू बी मेड डिपेंड ऑन द इवेंट दैट इज ट्रिगरिंग इट। मतलब कि जो मूवमेंट है वो किस पर डिपेंड करता है? कि जो उसको ट्रिगर करने वाला स्टिमुलस है, ठीक है, ट्रिगर करने वाला जो स्टिमुलस है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना लो है, उस पर डिपेंड करेगा रेस्पॉन्स या मूवमेंट। बोलो, समझ में आया या नहीं आया?
रिप्लाई कीजिए। हेलो, Yes, sir. निष्ठा, मतंग, हर्ष, महक, मैत्री, राज, ऋतिक, शांतनु, बाकी सब बच्चे आते रहते हैं जाते रहते हैं। और अगर मैंने लॉक कर दी ना मीटिंग तो आप कुछ भी नहीं पढ़ पाओगे, इसलिए लॉक नहीं करता हूँ। बहुत से बच्चे एक्सीडेंटली लेफ्ट हो जाते हैं तो फिर वो ज्वाइन करेंगे, लेकिन मोस्टली क्या कर रहे हैं, जब मन किया तब ज्वाइन किए और जब मन नहीं किया तो लेफ्ट। ना तो अच्छे से पढ़ पाएंगे ना ही होमवर्क अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है ना बेटा? Therefore, movement must be connected to the recognition of various events in the environment। मतलब कि जो हमारा बॉडी का सिस्टम है वो रिकॉग्नाइज करे किसको, स्टिमुलस को, फॉलोड बाय ओनली द करेक्ट मूवमेंट इन रेस्पॉन्स, और उसके रेस्पॉन्स में जो रेगुलेटेड मैनर, तो हमारे अंदर क्या होता है, स्पेसिफिक टिश्यू। समझ आया इतना एनसीईआरटी से? नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम इन एनिमल। ठीक है, ये आपने पढ़ा हुआ है, कोई डाउट है तो बोलिए। अटेंडेंस ले लेता हूँ आपकी। अब जो लास्ट तक प्रेजेंट रहेंगे बच्चे उन्हीं की अटेंडेंस लगेगी, बाकी एब्सेंट। ओके, क्लास इज ओवर, यू कैन लीव।